हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 7 रात का मेहमान नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने पाठ में पढ़ा है, उसमें भी लिखा हुआ है चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। उसे आप उत्तर में इस प्रकार लिख सकते हैं। क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। चंद्रशेखर की प्रारंभिक शिक्षा भाभरा में ही हुई और आगे की शिक्षा के लिए वे वाराणसी, जिसे आज बनारस कहते हैं, चले गए। वहाँ वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले अमर क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों की नाक में दम कर देने वाले इस अमर शहीद को जीवित रहते तक पुलिस पकड़ नहीं सकी थी। तो आपने इस उत्तर में जाना कि चंद्रशेखर जी का जन्म वाराणसी या बनारस, जिसे काशी भी कहा जाता था, वहाँ हुआ था और उनके जीवित रहते तक अंग्रेज उसे गिरफ्तार नहीं कर सके और उन्होंने खुद अपनी कनपटी पर गोली मारकर अपने प्राण न्यौछावर किए थे। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात क्या किया? उत्तर है, क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात लखनऊ के निकट काकोरी में पहला धमाका किया और सरकारी खजाना लूट लिया। इस घटना से ब्रिटिश सरकार कांप उठी। काकोरी में सरकारी खजाना लूटने का कार्य करने वाले थे चंद्रशेखर आजाद जी और उनके कुछ सहयोगी क्रांतिकारी। प्रश्न तीसरा है, पुलिस को चकमा देने के लिए आजाद ने क्या किया? उत्तर है, पुलिस को चकमा देने के लिए आजाद जी साहब बहादुर के वेश में बाहर निकल गए और बीच में उतर पड़े थे। प्रश्न चौथा है, बुजुर्ग स्त्री के पूछे जाने पर आजाद ने अपना क्या अपराध बताया और आपकी नज़र में क्या वह अपराध था? उत्तर है, बुजुर्ग स्त्री के पूछे जाने पर आजाद ने अपना अपराध देशभक्ति बताया और बोले कि मैं किसी भारतीय को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता। अंग्रेजी शासन अब सहन नहीं होता। भारत माँ के पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया है। मैंने बस यही अपराध है मेरा। हमारी नज़र में वह अपराध नहीं था। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट द्वारा पूछने पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना क्या परिचय दिया? उत्तर है, मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर आज़ाद से जब पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तब चंद्रशेखर बोले आज़ाद। आगे पूछने पर कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तब आज़ाद जी बोले स्वतंत्र। तुम्हारा निवास कहाँ है, ऐसा पूछने पर उन्होंने कहा जेल खाना। मजिस्ट्रेट द्वारा पूछने पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना परिचय इस प्रकार दिया। प्रश्न छठवां है, आज़ाद का अपराध जानने के बाद वृद्ध स्त्री के मन में आज़ाद के प्रति क्या भाव उत्पन्न हुए? उत्तर है, आज़ाद का अपराध जानने के बाद वृद्ध स्त्री के मन में यह भाव आता है कि धन्य है तुम्हारा संकल्प, धन्य है वह माँ जिसकी कोख ने ऐसा लाल जन्मा, तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। पाठ से आगे का प्रश्न है, अगर वह वृद्ध स्त्री चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पुलिस को सूचना दे देती तो क्या होता? लिखिए। उत्तर है, बुढ़िया आज़ाद के बारे में पुलिस को सूचना दे ही नहीं सकती थी, क्योंकि अधिकांश जनता अंग्रेज़ों के अत्याचार से पीड़ित थी और वे देश की आज़ादी चाहते थे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का मानसिक समर्थन करते थे। इस दृष्टिकोण से बुढ़िया चंद्रशेखर का अहित नहीं चाहती। मान लिया जाए दुर्भाग्य से ऐसा हो भी जाता तो भी आज़ाद रहने वाले आज़ाद को पुलिस पकड़ नहीं पाती। वह उनको
उन सबको मुंह तोड़ जवाब दे देते। आगे का प्रश्न है, यदि चंद्रशेखर की जगह आप होते या होती तो रुपयों से भरे ब्रीफकेस का क्या करते और क्यों? उत्तर इस प्रकार आप लिख सकते हैं या अपना विचार लिख सकते हैं। यदि चंद्रशेखर की जगह हम होते तो हम भी वही करते जो उन्होंने किया। हमारी संस्कृति प्रेम, सहिष्णुता, मानवता एवं सहायता की समुच्चय है। यह हमारे रग रग में भरा है। हम भी रुपयों से भरे ब्रीफकेस को उस विधवा माँ को अवश्य दे देते जिसकी बेटी की शादी रुपयों के बिना संपन्न नहीं हो पा रही थी। अगला प्रश्न है, शाबाश, संस्कृत पढ़ती हो तभी तो आधे पेट रहती हो। आजाद द्वारा ऐसे कहे जाने के पीछे क्या कारण आपको लगते हैं? उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, शाबाश, संस्कृत पढ़ती हो तभी तो आधे पेट रहती हो। आजाद ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था, जहां देशभक्तों को भरपेट भोजन नसीब नहीं होता था। यहाँ पढ़ने से तात्पर्य मातृभूमि, मातृभाषा के प्रति प्रेम को दर्शाता है। गुलाम देश में देवभाषा अर्थात अपनी भाषा का सम्मान, वह भी आधे पेट रहकर। अगला प्रश्न है, आज़ाद एक एक पराठे के 2-2 कौर बनाकर खा रहे थे। आपको जब जोरों की भूख लगती है तो आप क्या क्या करते हैं? उत्तर है, आज़ाद एक एक पराठे के 2-2 कौर बनाकर खा रहे थे। हमें जब जोरों की भूख लगती है तो हम अपनी माँ से कुछ भी खाने को मांगते हैं और जल्दी जल्दी हम भी अपनी भूख मिटाते हैं। भाषा से अगला प्रश्न है, बिटिया की है, घर में कोई मर्द तो है नहीं। वृद्ध स्त्री ने कहा। पुलिस को चकमा देने के इरादे से आज़ाद बीच में ही उतर पड़े थे। उपयुक्त दोनों वाक्यों में इकहरे और दोहरे उद्धरण चिन्ह, यहाँ पर चिन्ह दिखाया गया है, इकहरे उद्धरण चिन्ह एवं दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बुजुर्ग स्त्री द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हुए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। वहीं आज़ाद उपनाम के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर चिन्ह आप देख सकते हैं, यहाँ इकहरा उद्धरण चिन्ह है और यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह है। अर्थात किसी के द्वारा कहे गए कथन या किसी महापुरुष की बात, आप्त वाक्य को यथावत प्रस्तुत करने पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को जस के तस बताने से दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर होता है। वहीं किसी संज्ञा, नाम अथवा उपनाम के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। पाठ में उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयुक्त उद्धरण चिन्हों को पहचान कर रेखांकित कीजिए। यहाँ पर आपके पाठ में आपने पढ़ा होगा, कुछ वाक्य ऐसे हैं जिसके लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर में देख लीजिए, मुझे जीवित पकड़ना असंभव है। यहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये आज़ाद जी द्वारा कहे गए वचन थे। कौन? बहुत भीग गया हूँ, बारिश थमने तक शरण चाहता हूँ। बिटिया की है, घर में तो कोई मर्द नहीं है। अंदर आ जाओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जीवन में कभी झूठ तो बोला नहीं और सच बोलने की इस समय इच्छा नहीं है। क्यों? सच बोलने से क्या डर है? जो भी हो सच कहो। चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद ने कहा। यहाँ पर आज़ाद नाम को इकहरे उद्धरण चिन्हों के अंदर लिखा गया है और बाकी जो शेष वाक्य है, जो जस का तस उतारा गया है, वो उद्धरण दोहरे उद्धरण चिन्हों के अंदर लिखा गया है। तो यहाँ आप उत्तर देखकर समझ सकते हैं। ऐसे ही और भी उद्धरण चिन्ह वाले वाक्य है जिसे आप समझ सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त हुए उर्दू भाषा के निम्नलिखित शब्दों के लिए हिंदी के समान अर्थ वाले शब्दों को ढूंढकर या पूछकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, सजा, आवाज़, शामिल, दरवाजे, नज़र, फरार, लिबास, खून, जोश, रफ्तार। ये सभी शब्द उर्दू शब्द है। इसके हिंदी मीनिंग आपको हिंदी मायने लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सजा को हिंदी में दंड कहते हैं। आवाज़ माने पुकार भी होता है और ध्वनि भी होती है। शामिल का मतलब है सम्मिलित।
दरवाजे को हिंदी में किवाड़ कहते हैं। नज़र मतलब देखना या दृष्टि। फरार माने भागना। लिबास माने पहनावा या पोशाक। खून माने रक्त या लहू। जोश माने उत्साह। रफ्तार माने गति। आगे का प्रश्न है, अपने छोटे भाई अथवा बहन को एक पत्र लिखिए जिसमें क्रांतिकारियों की भूमिका का संक्षेप में वर्णन हो। आप सभी को पता होगा कि पत्र दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो होता है अनौपचारिक पत्र और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाता है, जिसमें आप अपने परिवार के, अपने संबंधियों को, अपने दोस्तों को लिखते हैं और उसमें हमारी व्यक्तिगत बातें होती है, पारिवारिक अथवा भावनात्मक संबंध संबंधी बातें होती है, तो इसे व्यक्तिगत पत्राचार भी कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत सुख दुख, आशा अपेक्षा निराशा का भावात्मक अंकन होता है और ये अपने निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। और औपचारिक पत्र कार्यालयीन पत्र होते हैं, कार्य संबंधी पत्र होते हैं, दफ्तर के अधिकारियों को लिखे जाते हैं या अधिकारियों द्वारा किसी फर्म को लिखे जाते हैं। तो इस तरह से पत्र दो प्रकार का होता है। इसके लिए अंतर्देशीय पत्र का प्रयोग होता है या पोस्ट कार्ड का प्रयोग होता है या लिफाफे के अंदर चिट्ठी लिखकर भेजी जाती है। तो यदि आप अंतर्देशीय पत्र में लिख रहे हैं तो इसमें, या पोस्ट कार्ड में लिख रहे हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर पत्र के बाईं ओर लिखा हुआ है संबोधन वाक्य। जिसे आप लिख रहे हैं पत्र, उसे संबोधित करेंगे। जैसे यहाँ छोटी बहन को लिखा गया प्रिय मीनू, शुभाशीष। आप जिन्हें पत्र लिख रहे हैं उन्हें संबोधित करके यहाँ लिखेंगे। और पत्र के दाईं ओर पता और दिनांक लिखा हुआ है, कहाँ से भेजा जा रहा है पत्र को और किस दिनांक को भेजा जा रहा है, वो दिनांक यहाँ पर लिखा गया है। बीच में, पत्र के बीच में आप अपना संदेश या अपना कथन लिखेंगे। जो भी मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं वो सारी बातें बीच में लिखी जाएगी। और अंत में यहाँ पर अपना नाम, हस्ताक्षर, पता आदि यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से पत्र लिखेंगे आप। यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि छोटे भाई अथवा बहन को पत्र लिखे जिसमें क्रांतिकारियों की भूमिका का संक्षेप में वर्णन हो। यहाँ जिस प्रकार लिखा हुआ है वैसे आप लिख सकते हैं। प्रिय मीनू, हमारे देश को आज़ाद हुए इतने बरस हो गए, लेकिन सिर्फ राष्ट्रीय पर्व के दिन ही उनकी कुर्बानियों को याद कर देने से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी, अपितु उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराया। उसे भी याद कर हम उनके जैसा बनने का प्रयास करें। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, मंगल पांडे, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि। मैं सर्वप्रथम तुम्हें सरदार भगत सिंह के बारे में बताना चाहती हूँ। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देने के लिए विधानमंडल के सत्र के दौरान बम फेंका। राम प्रसाद बिस्मिल श्री चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी में जुड़ गए। उस पार्टी का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले युवकों को तैयार करना था। उन्होंने राजगुरु के साथ मिलकर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मारा। मीनू, मैं तुम्हें लाला लाजपत राय के बारे में बताना चाहती हूँ। वे लाहौर में साइमन कमीशन का नेतृत्व कर रहे थे। हजारों लोग उनके नेतृत्व में काले झंडे दिखाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँचे और नारे लगाए। इस पर पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश मिला। सैंडर्स ने लाला जी की छाती पर प्रहार किया। उसी सायं लाला जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गर्जना की, मेरे सिर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट अंग्रेजी साम्राज्य पर कील का काम करेगी। विपिन चंद्र पाल ने भी देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उन्होंने पूरे देश में क्रांतिकारी विचारों की लहर ला दी थी और जीवन के अंतिम क्षण तक अंग्रेज़ों से लड़ते रहे।
उनके बाद मैं तुम्हें बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताती हूँ। उन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य का नारा लगाया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। उन्होंने प्रभावशाली उपायों का रास्ता अपनाया, जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार आदि। सुभाष चंद्र बोस ने मातृभूमि की सेवा करने के लिए ICS की नौकरी का त्याग कर दिया और सारा जीवन देश को आज़ाद कराने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमिका तो बहुत है, जिसका उल्लेख इस पत्र में करना संभव नहीं है। आज हम स्वतंत्र भारत में आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं। वह सब इन्हीं वीर क्रांतिकारियों के त्याग एवं समर्पण से हमें प्राप्त हुआ है। अतः मैं अब अपने पत्र को विराम देती हूँ। अगले पत्र में क्रांतिकारियों के बारे में और भी जानकारी दूंगी। तुम्हारी दीदी। इस तरह से आप अपने पत्र में अपनी बहन या अपने भाई को क्रांतिकारियों के बारे में बताकर लिख सकते हैं। अगला है योग्यता विस्तार। पहला, स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों के जीवन प्रसंगों पर कक्षा कक्ष में चर्चा कीजिए। यह चर्चा आप अपने कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों के साथ करेंगे। अगला प्रश्न है, आजकल जहां देश में एक ओर नक्सलवाद है, वहीं दूसरी ओर आतंकवाद व अलगाववाद की घटनाएं भी देखने सुनने को मिलती है, पर इनमें और राष्ट्र के लिए आहुति देने वाले क्रांतिकारी के संगठन में क्या फ़र्क है? चर्चा कर प्रमुख विचारों को लिखिए। आपको यहाँ पर स्वयं के विचार और चर्चा द्वारा पता किए हुए विचार यहाँ पर लिखना है। आतंकवाद व नक्सलवाद देश में अशांति फैलाते हैं, देश में तनाव बढ़ाते हैं, अस्थिरता उत्पन्न करते हैं, देश की सुव्यवस्था में बाधा डालते हैं, जन धन की हानि करते हैं। आतंकवाद धर्म के नाम पर एक दूसरे को भड़काते हैं। उनका उद्देश्य समाज में भय आतंक फैलाकर असुरक्षा की भावना पैदा करना होता है और देश की प्रगति में बाधक बनते हैं। जबकि राष्ट्र के लिए आहुति देने वाले क्रांतिकारी संगठन राष्ट्रहित को सर्वोपरि समझते हैं और राष्ट्र के हित के लिए कार्य करते हैं। वे देश की रक्षा, स्वतंत्रता तथा देश के लोगों की भलाई के लिए आहुति देते हैं। इस प्रकार से आप भी उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, आज़ाद ने नोटों से भरा जो ब्रीफकेस कल्पना को दिया, वह संगठन के कार्यों के उपयोग के लिए एकत्रित किया गया धन था। उस धन को आज़ाद ने व्यक्ति विशेष के हित के लिए दिया था। उनका यह कार्य क्या उचित था? अपने विचार तर्क सहित लिखिए। आप यहाँ पर अपने स्वयं के विचार लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मानवीय सहायता एवं मानवीयता की रक्षा हर स्थिति में सराहनीय होती है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। उसमें मीन मेख निकालना उचित नहीं, क्योंकि मानवीय कार्य समग्र के लिए होते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने यद्यपि पार्टी द्वारा संग्रहित रकम को ही दिया था, लेकिन देने का औचित्य व्यक्तिगत न था। उन्होंने एक शहीद होने के नाते मानवता पराभूत न हो, इसलिए ब्रीफकेस भरा रुपया कल्पना को दे दिया, ताकि बिना बाप की बेटी के हाथ पीले हो सके। अर्थात कल्पना की शादी में सहायता हो सके, इसके लिए उन्होंने रुपयों से भरा ब्रीफकेस कल्पना को दे दिया था। इस प्रकार से आप सभी ने इस पाठ के प्रश्न उत्तर को समझ लिया होगा। पाठ की कहानी को समझाने की दृष्टि से एक वीडियो बनाया गया है, जिसके लिंक आपके मोबाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।